अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरे ट्यूब के ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। मींस जो एक्सरे ट्यूब के अंदर ट्रांसफार्मर होता है उसका काम क्या होता है। उसके अंदर हम बेसिकली टू टाइप्स ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर पहली टाइप जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो सकती है, दूसरी टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि स्टेप अप, इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को बढ़ा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे स्टेप डाउन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर जो बेसिक चीज़ देखी जाती है वो ये है कि यहाँ पे जो काम हो रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्राडेज लॉ के मुताबिक इसके अंदर करंट की इंड्यूसमेंट हो रही होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे अगर पॉइंटर से दिखा सकूँ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें किसी कंडक्टर के अंदर वर्क की रूह इस वक्त पैदा होती है जब वो कंडक्टर किसी तब्दील होने वाले मकनातीसी मैदान के अंदर रखा जाता है। अब इसके अंदर हम अगर बेसिक चीज़ को देख लें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर मौजूद है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर मौजूद है। अब ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ऊपर वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, नीचे वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें होता क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं इस कॉइल को, कि एक हमारे पास यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। यह ऑटो ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द वाइंडिंग हुई होती है आयरन की। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम 120 हम जब इसके अंदर 220 वोल्ट्स का करंट इसको अंदर इंड्यूस करवाते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारी एक साइड पे इसकी अटैचमेंट हुई होती है प्राइमरी कोइलिंग के साथ। अब प्राइमरी कोइल्स की जो मिकदार है वो कम होती है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो इसके इर्द गिर्द घूमे हुए हैं ये नंबर कम होते हैं। और जो हमारे पास सेकेंडरी कोइल है इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो इसके इर्द गिर्द तार को हमने घुमाया हुआ था, ये तार की मिकदार ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो प्राइमरी वाली है इसके अंदर तार की मिकदार कम होती है। मीन्स के जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसको प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से इसके अंदर बरकी मकनातीसी ताकत पैदा होती है। और वो जो बरकी मकनातीसी ताकत पैदा इसके अंदर होती है, अब वही इन्फ्लुएंस करती है सेकेंडरी कोइल्स के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे तारों की तादाद कम थी, जो नंबर ऑफ टर्न्स थे यहाँ पे तादाद उनकी कम थी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद ज़्यादा है। तो हमारा जो 220 वोल्टेज का करंट है वो 220 किलो वोल्टेज करंट्स के अंदर कन्वर्ट होने की उसके अंदर ताकत होती है। तो वो 220 किलो वोल्टेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब वो मैं बताता हूँ आपको कि वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। ये देखें, हमने यहाँ पे यही बात कही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है। कि जब हमने उस ऑटो ट्रांसफार्मर को, उसकी जो कॉइल्स थी इसके इर्द गिर्द, उनको जब हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया था तो उसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया था दूसरी साइड के ऊपर। जितनी भी कॉइल्स, सेकेंडरी कॉइल हमारे पास पड़ी थी उसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे बरकी मकनातीसी ताकत पैदा हो जाती है उस जगह पर। जब वहाँ पर चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड या मकनातीसी ताकत पैदा होती है तो उसके दौरान जब हम उसके अंदर ही सेकेंडरी कोइल को रखते हैं तो अब प्राइमरी के अंदर क्योंकि हमने जो करंट दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोइल्स कम थी, सेकेंडरी के अंदर कोइल्स हमने ज़्यादा कर दी हैं। अब जो प्राइमरी वाला इफेक्ट है वो सेकेंडरी के अंदर बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ेगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ कोइल्स ज़्यादा हो जाएंगी। नंबर ऑफ़ कोइल ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास वहाँ पे किलो वोल्टेजेस के अंदर करंट हमें मिल रहा होगा। और ये एक्सरे की प्रोडक्शन के लिए किलो वोल्टेजेस का करंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप किसी भी कंडक्टर को, जैसे कि तार के गिर्द मौजूद मकनातीसी मैदान में तब्दीली आती है तो इसमें बरकी करंट पैदा होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जब हमने करंट की प्रोडक्शन कराई, हमने जब इसको करंट दिया था, मिसाल के तौर पे हमने इसको करंट दिया था, ये प्राइमरी कोइल थी और इसके इर्द गिर्द जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम थे। लेकिन फिर जब हम सेकेंडरी कोइल के पास गए, यहाँ पे इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा थे। जब इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा थे तो यहाँ से जो उसके अंदर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ फ्राडेज लॉ, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होगी वो किलो वोल्टेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। जो हमारी प्राइमरी कोइल्स होती हैं उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो प्राइमरी वाला जब सेकेंडरी के अंदर करंट इंड्यूस होता है और इसके अंदर क्योंकि फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट भी बना होता है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की चार्जेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उनकी जो वोल्टेजेस की सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है। जब वोल्टेजेस की सप्लाई ज़्यादा होती है तो फिर हमारा जो एक्सरे ट्यूब है इसका करंट बढ़ जाता है, इसका वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट नहीं सॉरी इसका वोल्टेज बढ़ जाता है। जब हमारी एक्सरे ट्यूब का कंप्लीट एक्सरे ट्यूब का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो फिर ये होता है कि जब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को सिर्फ इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो एक्सरे ट्यूब है उसका जो वोल्टेज है उसको हमने बढ़ा देना है। अगर प्राइमरी कोइल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, जैसे यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे बना हुआ है पिक्चर कि इसके अंदर जो प्राइमरी कोइल है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कोइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर प्राइमरी में कम थे लेकिन सेकेंडरी के अंदर बहुत ज़्यादा थे, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, तो उस इंडक्शन जब वहाँ पे वोल्टेजेस की किलो वोल्टेजेस की होगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो हमें एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए उसी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन पर्पज़ हमारा ये था कि हमने ये जो हमारे पास एक साइड कैथोड है, ये वाली साइड कैथोड है और दूसरी साइड हमारे पास यहाँ पे रोटेटिंग एनोड है। अब होता क्या है कि हम जब हम कैथोड वाली साइड से इलेक्ट्रॉन्स ने निकलना होता है और एनोड के ऊपर हिट करना होता है, और जब एनोड के ऊपर हिट करना होता है तो इनकी रफ्तार कितनी होगी ये इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की रफ्तार एनोड के ऊपर जैसे उसने हिट करना है उसकी रफ्तार कितनी होगी। ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ऊपर। मीन्स अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो वो एक्सरे ट्यूब के वोल्टेज को बढ़ा देता है। एक्सरे ट्यूब के वोल्टेज को बढ़ाने की वजह से कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम एक ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं। अब हम ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? इसके अंदर जो प्राइमरी कोइल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोइल्स हैं, यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ कोइलिंग ज़्यादा हुई हुई है। दूसरी साइड पे अगर हम सेकेंडरी कोइल देखें तो इसके ऊपर नंबर ऑफ़ कोइलिंग्स कम है, मींस इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो कम है। अब अगर हम इसको ज़्यादा हम इसको वोल्ट देंगे भी, मीन अगर हम इसको 220 वोल्ट का करंट देंगे तो भी इसके अंदर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की यहाँ पे जो इन्वायरमेंट बनेगा उसकी वजह से इसके अंदर जो करंट की इंडक्शन होगी वो बहुत कम हो जाएगी। मींस वो 12 या 20 वोल्ट तक उसका इम्पैक्ट रह जाता है। अब उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कोइल्स बढ़ा दी थी, लेकिन जब हमने 220 वोल्ट का करंट दिया और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंडरी कोइल थी उसके अंदर क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्न्स कम थे उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्राडेज के मुताबिक यहाँ पे कम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोवाइड होगी। जब कम इसके अंदर वोल्टेज प्रोवाइड होगा, जब कम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, तो उससे हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने जो एक कैथोड वाली साइड पे फिलामेंट था उसको सिर्फ हीट अप करना है। हमारा जो बेसिक पर्पस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है, ये नीचे वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ऊपर वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जो हमारा बेसिक पर्पस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है वो ये पर्पस होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास फिलामेंट पड़ा है इसको हमने सिर्फ हीट अप करना है। ठीक है, जब हम इसको हीट अप करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? थर्मो आयोनिक इमिशन के ज़रिए। मतलब जब थर्मो आयोनिक इमिशन होगी तो हमारे कैथोड वाली साइड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब उन इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कैथोड से एनोड के ऊपर बम्बार करें, जाके हिट करें, टारगेट करें। अगर वो ज़ोर से जाके उसके ऊपर कोलिजन करेंगे, हिट करेंगे उसके ऊपर, फिर ही हमारे पास एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी। तो उस मकसद के लिए फिर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं कि प्राइमरी कोइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से और फ्राडेज लॉ की वजह से। इसके अंदर जब वोल्टेजेस को हमने 220 वोल्टेज जिसको दिया था, लेकिन यहाँ पे 220 किलो वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट हो गया।
जब वो किलो वोल्टेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए एनफ है कि हम एक्स रेज की प्रोडक्शन करवा सकें। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, हम जो इसको दे रहे थे वो भी अल्टरनेटिंग करंट था, कि ये एक डायरेक्शन के अंदर नहीं है। ये पहले ऊपर वाली डायरेक्शन यानी पॉजिटिव इसके अंदर आ जाती है, फिर डायरेक्शन आ जाती है, दूसरी साइड पे इसके अंदर नेगेटिव डायरेक्शन भी है। फिर यहाँ पे भी जब हम इसको देखते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया है, इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया है, इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर वाली साइड पर भी है और नीचे वाली साइड पर भी है, मींस इसकी रिवर्सल डायरेक्शन भी है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का यही मतलब होता है कि ये चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो अब क्योंकि ये डायरेक्शन को चेंज करता रहता है ये अल्टरनेटिंग करंट, तो इसको हम इन अ सिंगल डायरेक्शन करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसका नाम है रेक्टिफायर। तो जब हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं तो वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। डायरेक्ट करंट का क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जब अब ये ऊपर वाला जो साइड है ये अल्टरनेटिंग करंट की है, कि एक साइड पे इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, फिर दूसरी साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर नेगेटिव डायरेक्शन। अब हमने ये देखना है कि हमने उसको सिर्फ इन अ सिंगल डायरेक्शन करना है ताकि कंटिन्यूस एक्सरेज की प्रोडक्शन हो सके। मींस हमने सिर्फ कैथोड को, देखें हमारे पास जो यहाँ पे ट्यूब थी एक्सरे की, उसके अंदर हमने सिर्फ ये इंश्योर करना होता है कि हमने सिर्फ कैथोड वाली साइड को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने हैं ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन हो सके। हमने एनोड वाली साइड पे करंट की नहीं करनी होती, इसलिए जब हम सिंगल डायरेक्शन के अंदर लेके आएंगे, हम एक डायरेक्शन हम करेंगे उसकी, तो उसके लिए हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट करंट कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे। रेक्टिफायर क्या करेगी कि वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर करंट को मूव करवा रही होगी। मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक साइड पे करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब दूसरी साइड पे हम अगर देखें तो यहाँ पे ये सिंगल फेज़ है। ये हमने पहले पढ़ा है कि जनरेटर के अंदर यहाँ पे 3 टाइप्स के जनरेटर, अब इसमें एक सिंगल फेज़ थे, फिर डबल फेज़ थे, फिर ट्रिपल फेज़ थे। अब जो हमारे पास सिंगल फेज़ हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक साइड के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है, फिर दूसरी साइड वाली हमने नल कर दी है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे क्योंकि इनके दरमियान अब डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे एक्स रेज की प्रोडक्शन के लिए कैथोड हीटअप हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड बंद हो जाएगा, मतलब वो हीटअप नहीं हो रहा होगा। फिर आगे हीटअप होगा, फिर आगे जाके ये बंद हो जाएगा, हीट अप नहीं हो रहा होगा। तो कंटिन्यूस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे। मींस कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो फिर कंटिन्यूस एक्सरेज की प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 200% तक रिपल इफेक्ट आ जाता है। मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है कि हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे सही तरह से। फिर हम नीचे देखते हैं कि हमारे पास अगर हम डबल फेज़ को यूज़ कर लेते हैं, टू पल्स रेक्टिफायर, तो उसके अंदर हम, क्योंकि पहले एक कोयल का यूज़ कर रहे थे हम जनरेटर के अंदर के, एक डायरेक्शन आ रही थी, फिर दूसरी डायरेक्शन, फिर दोबारा से एक डायरेक्शन आ रही थी। जब हम 2 कोयल्स यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर पहले से बेहतर करंट की प्रोड्यूस होने लग जाता है। जब करंट सही तरह से प्रोड्यूस होने लग जाता है, डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो फिर इसके अंदर कंटिन्यूस एक्सरेज की प्रोडक्शन हो जाती है, लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। फिर हम ट्रिपल फेज़ यूज़ कर रहे होते हैं एक्सरेज के लिए, एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए। तो ट्रिपल फेज़ जनरेटर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 3 कॉइल्स होती हैं। मींस जब एक उनकी अलाइनमेंट के अंदर आएगी, फिर उसके अंदर भी करंट की प्रोडक्शन हो जाएगी, फिर जब दूसरी उसके अलाइन आएगी उसकी भी करंट की प्रोडक्शन हो जाएगी, जब तीसरी उसके अलाइनमेंट के अंदर आएगी तब तीसरे के अंदर भी करंट की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास कंटिन्यूसली एक्स रेज की प्रोडक्शन होगी। अब अगर पहले वाले मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लें तो उसके अंदर ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये हमारे पास था रेक्टिफायर के, वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहा होता है करंट को। तो ये हमारा यहाँ पे रेक्टिफायर का काम था। रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। मींस पहले अगर रिवर्सल डायरेक्शन भी जा रही होती है, लेकिन जब हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं तो वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर करंट इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहा होता है। मींस कैथोड वाली साइड से एनोड वाली साइड पे ही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होती है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव वाली साइड पर, इन अ सिंगल डायरेक्शन। फिर हम अगर पाकिस्तान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर लें तो ये पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल सिस्टम सप्लाइज 220 वोल्ट्स अल्टरनेटिंग करंट ऑन अ सिंगल फेज। सिंगल फेज के अंदर एक हॉट वायर होती है और एक न्यूट्रल होती है। वेयर एज 3 फेज सप्लाई वोल्टेज ऑन ईच फेज विद रिस्पेक्ट टू 220 with potential difference between them is 380।
मीन्स जो हमारे पास 3 फेज़ के वोल्टेजेस होते हैं, इसके अंदर 3 हॉट वायर्स और एक न्यूट्रल की वायर होती है। तो हमारे पास जो 3 फेज़ वाले करंट होते हैं, ये हमें कंटिन्यूसली करंट की सप्लाई दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये बेस्ट होते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे हमने बड़ी मशीनरी या इक्विपमेंट्स को यूज़ करना होता है। अच्छा, अब आपको जहाँ पे भी इस तरह की पिक्चर नज़र आएगी, तो ये पिक्चर डायोड की है। अब डायोड का काम क्या है? डायोड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट अलाउज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। अब इन ओनली वन डायरेक्शन का मतलब क्या है? वन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो हो रहा है, मीन्स हम यहाँ पे अगर बात करें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो एक साइड से हो रहा है, इस तरह से कि यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका भी फ़्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका फ़्लो हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो है वो सिर्फ इन अ सिंगल डायरेक्शन हो रहा होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे यह देख रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक साइड से दूसरी साइड पे दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट की तरह नहीं है, ये डायरेक्ट करंट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फ़्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर फ़्लो तो कर रहे हैं, मीन्स ये एक साइड से दूसरी जगह पर इस तरह से इनका फ़्लो हो रहा है। तो अब ये फ़्लो रिवर्सल ना जाए, उसके लिए हम ये डायोड यूज़ करते हैं कि करंट यहाँ से आगे तो नहीं जा सकता, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, लेकिन अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब जो करंट था हमारे पास, वो यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आगे रुकावट लगा दी है। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकेंगे। ठीक है, मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड पे मूव बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। ओके, तो ये इसका बेसिक पर्पस होता है डायोड का, कि इसने एक डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो करवाना होता है, ये दूसरी डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो नहीं होने देता। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे कितने डायोड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 डायोड्स लगे हुए हैं। अब हम अगर प्राइमरी कोइल्स के अंदर करंट 220 वोल्टेज का दे रहे थे, सेकेंडरी कोइल्स में क्योंकि नंबर ऑफ़ कोइल्स बहुत ज़्यादा हो गई थी इसके अंदर, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से भी इसका जो वोल्टेज था वो किलो वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जो करंट है वो हमने कैथोड वाली साइड को हमने जो करंट है वो ट्यूब को देना है। जब हमने करंट ट्यूब को देना है, लेकिन वो करंट सिर्फ कैथोड वाली साइड से ही जाना चाहिए, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि फिर हम यहाँ पे डायोड्स लगा देते हैं। जब हम यहाँ पे डायोड्स लगाते हैं तो आपने ये नोट किया होगा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब किलो वोल्टेजेस की सप्लाई होगी, तो वो इस डायरेक्शन से एनोड वाली साइड पे नहीं जा सक रही। ठीक है, यहाँ पे वो ब्लॉक हो गई है, लेकिन यहाँ से जब करंट की सप्लाई आएगी वो नीचे जा सकती है, नीचे जाके ये कैथोड वाली साइड पे वो सप्लाई कर सकती है, लेकिन एनोड वाली साइड पे सप्लाई नहीं कर रही। अब इसी तरह नीचे वाली साइड भी है कि यहाँ से जो हमारा किलो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आगे ब्लॉक है रास्ता इसका, लेकिन ये यहाँ से ट्रैवल करके तो ये कैथोड वाली साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये और कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो ये इन डायोड्स का बेसिक पर्पस होता है। तो बेटा आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमारे पास हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हमने एक्सरे ट्यूब का जो वोल्टेज है वो बढ़ा देना है। वोल्टेज क्यों बढ़ाना है? ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे उनकी रफ्तार को बढ़ाया जा सके। दूसरे नंबर पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो हम कैथोड वाली साइड पे फिलामेंट था उसको हम हीट अप करवा रहे हैं ताकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलें। ओके, तो ये हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बेसिक पर्पज़ होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम किस तरह से करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, इंक्रीज वोल्टेज फ्रॉम द इनपुट, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वो मैंने आपको सारा फिनोमिना इसका पहले बता दिया है। कन्वर्ट लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट
टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, और इसके बाद हम इस अल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफायर के थ्रू डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, और ये ज़रूरी होता है फॉर द एक्सरेज की प्रोडक्शन और उसकी जो मूवमेंट हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की उनके लिए। प्रोवाइड द नेसेसरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास सही तरह से एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही होती है जब वो हिट करते हैं कैथोड वाली साइड से एनोड वाली साइड पर। इसी तरह जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये हम फिलामेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने फिलामेंट को हीट अप करना है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स कम होती हैं सेकेंडरी के अंदर, तो हम 3 से 12 वोल्ट का इसके अंदर करंट यूज़ कर रहे होते हैं। इट सप्लाइज टू फिलामेंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब। अब फिलामेंट जब हीटअप होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन के ज़रिए। अगर आपसे कोई वाई में पूछ लेता है कि थर्मो आयोनिक एमिशन क्या होता है, तो आपने ये कहना है कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम द फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट। कंट्रोल, अब जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को विच अफेक्ट ऑन द एक्स रेज इंटेंसिटी। अच्छा, अब हमारे जो बुक के टॉपिक के मुताबिक हम ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि हमारे पास एक्सरे जनरेटर होते हैं। एक्सरे जनरेटर इज़ अ डिवाइस दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिक पावर टू द एक्सरे ट्यूब। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहे होते हैं एक्सरे ट्यूब को। एक्सरे जनरेटर में बी ऑफ 3 टाइप, सिंगल फेज़ जिसके अंदर एक कोयल होती है, इसमें ड्यूल फेज़ के अंदर 2 कोयल्स और ट्रिपल फेज़ के अंदर 3 कोयल्स होती हैं। तो ये हम पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ एक्सरे जनरेटर। एक्सरे जनरेटर आर यूजुअली triple phase X-ray generators because the electrical supply of these generators is due to a continuous current। अब हम continuous current के लिए सिर्फ 3 फेज़ जनरेटर को ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम सिंगल फेज़ या ड्यूल फेज़ को यूज़ करेंगे उसके अंदर कंटिन्यूस करंट की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो उसके अंदर रिपल इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब हम कंटिन्यूस करंट को यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर रिपल इफेक्ट भी कम हो जाता है। जब रिपल इफेक्ट कम होता है तो उसके अंदर एक्सरेज की प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है। देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ एक्सरे जनरेटर। एक ऑपरेटिंग पैनल होता है, एक ऑपरेटिंग या उसे हम ऑपरेटिंग कंसोल भी कह सकते हैं, दूसरा हमारे पास ट्रांसफार्मर असेंबली है। ऑपरेटिंग पैनल के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हम केवीपी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जो किलो वोल्टेजेस पीक होती है। मींस ये हमारे ऊपर डिपेंड हो रहा होता है कि हमने कितने रीजन ऑफ इंटरेस्ट का या हमने किस ऑर्गन का एक्सरे करना है। अगर हमने एब्डोमन का एक्सरे करना है उसके अंदर हम ज़्यादा उसको पेनिट्रेशन हमें चाहिए, ज़्यादा एक्सरेज चाहिए, हमें एक्सरेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए ताकि वो एब्डोमन के अंदर से कंप्लीट गुजर सकें। अगर हमने एक फिंगर का सिर्फ एक्सरे करना है तो उसके अंदर हमें कम एक्सरेज चाहिए, हमें उसके अंदर कम इंटेंसिटी वाली एक्सरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं केवीपी को और एमएएस को। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर असेंबली होती है। ट्रांसफार्मर असेंबली के अंदर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं। जब हम केवीपी और एमएएस को सेलेक्ट करेंगे और हम इसका कंट्रोल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके अंदर अमल हो रहा होता है। अब हमारे पास ये ऑपरेटिंग कंसोल है। ऑपरेटिंग कंसोल कंसिस्ट ऑफ ऑन ऑफ स्विचेस, इसके अंदर ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं। एम ए सेलेक्टर मिली एम्पेयर्स का ये मतलब है कि फिलामेंट के अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हम उसे कितना मिली एम्पेयर का करंट देंगे तो उसके अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अगर हम ज़्यादा उसे करंट देंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, अगर हम कम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करवाना चाह रहे हैं तो उसे हम एम ए को कम कर देंगे। फिर केवी के अंदर किलो वोल्टेजेस पीक होती है, मींस हम पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेजेस के अंदर है किलो वोल्टेजेस के अंदर वो हम कितना रखना चाह रहे हैं। अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो वो एक्स रेज की इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत, उसकी मैग्नीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड सारा कुछ बढ़ जाएगा। अगर हम केवीपी को कम कर देंगे तो उसकी शिद्दत भी कम हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। फिर टाइमर सिलेक्शन होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड्स के अंदर निकल रहे हैं, मींस मिली एम्पेयर पर सेकंड, कि हमने कितना करंट उसे कितने टाइम के लिए दिया है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपोजर बटन होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर इज विद इन द कंट्रोल पैनल। ट्रांसफार्मर असेंबली के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे पास, रेक्टिफायर होते हैं। रेक्टिफायर क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। मीटर्स क्या करते हैं? मीटर्स हमें रीडिंग्स दे रहे होते हैं कि हमने कितना किलो वोल्टेज का उसके अंदर पोटेंशियल बनाया हुआ है और कितना हम एमए को यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज फ्राम 500 से 1000 टाइम, मतलब 220 वोल्ट से 2,20,000 वोल्ट तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर
उसके अंदर इंक्रीज़ कर सकता है उसके वोल्टेज को। इट सप्लाइज करंट एंड वोल्टेज टू द मेन एक्सरे ट्यूब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या इसे हम लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। इट डिक्रीज द वोल्टेज, ये 220 वोल्ट को 5 या 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। वो ये करंट हमें चाहिए होता है फिलामेंट को हीट अप करने के लिए, ताकि वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल सकें। और इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं उसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाता है वोल्टेज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड फर्दर ज़्यादा हो जाती है। फिर हमारे पास रेक्टिफायर था। द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड to it into direct current. X-rays are only produced during positive phase of the voltage of alternating current. Negative phase of voltage of alternating current is useless. तो इसलिए हम उसको बिल्कुल माइनस करने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही है हम सिर्फ उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर एक्सरेज की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती हम फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मीटर हैं। इसमें एक एमए मीटर होता है जिसके अंदर हम मिली एम्पेयर को काउंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे ये वाला हमारे पास मिली एम्पेयर का मीटर है कि हमने यहाँ से कितना करंट दिया था फिलामेंट को, ये मिली एम्पेयर के अंदर काउंट हो रहा होता है। और दूसरा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना इसके अंदर आ रहा है, वो हमारे पास किलो वोल्टेज पीक के अंदर आ रहा होता है। थैंक यू, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। बस हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसके अंदर यही चीज़ आती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, तो फिर आपने जो क्वेश्चन लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने उसके अंदर जो पिक्चर बनानी है वो ये वाली पिक्चर होनी चाहिए आपकी। ये पिक्चर आपने बनानी है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऊपर वाला है और नीचे वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये दोनों यूज़ हो रहे होते हैं। आप बुक वाली ना बनाएं, चाहे आप ये वाली पिक्चर बना लें। और दूसरा, जब आपने लिखने लगना है तो आपने ये चीज़ लिखनी है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है। आपने पहले एक पॉइंट देना है, यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट बनाना है, उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिख देनी है, फिर यहाँ पे बुलेट पॉइंट बना के ये स्टेटमेंट लिख देनी है, फिर बुलेट पॉइंट बना के ये स्टेटमेंट लिख देनी है, फिर इसी तरह हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसकी हेडिंग दे के आपने ये स्टेटमेंट्स लिख देनी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है।